जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। जी बेटा, आप अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने मार्केटिंग किया और मार्केटिंग करने के बाद हमने स्टार्ट किया था डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन बेटा एक ही उसका नजरिया था। उसका नजरिया था न्यू स्पीशीज हैव बीन arised from ancestors with some modifications over the time। एक लफ्ज से बेटा वो एवोल्यूशन का कायल था। वो क्या गया कि ओवर द टाइम न्यू स्पीशीज हैव बीन अराइज्ड फ्रॉम द एंसेस्टर्स विद द accumulation of some modifications। कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं, नए स्पीशीज सामने आती हैं। इन गैलापागोस आइलैंड Galapagos Islands paper, he collected 13 different types of finches। 13 different type of finches ना उसने कलेक्ट की, जो कि आपके लिए कीवर्ड है। 1844 he wrote an essay on origin of species and natural selection। and natural selection और natural selection के ऊपर उसने नोट लिखा। In 1859 his book was published। उसकी जो बुक है उन 15 साल के बाद वो जनाब पब्लिश होगी। ये उसके कुछ कीवर्ड्स हैं। लेकिन जब बेटा हम इसकी थ्योरी को देखते हैं तो टू मेन पॉइंट्स, जैसे उसके हमने दो मेन पॉइंट पढ़े थे, टू मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के दो मेन पॉइंट हैं। नंबर वन, descent with modification। क्या मतलब बेटा इसका
वो ये कहता है न्यू organisms have adapted new features inherited inherited with inherited from parents। बाद में जो आने वाले हैं उनके फीचर्स नए हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके फीचर पुराने हैं। सिंपल बात ये है। मतलब उसने कहा कि ये जो सारा सिस्टम है, इट इज लाइक अ ट्री। द होल सिस्टम इज लाइक ट्री। क्या मतलब, जरा देखिएगा। ट्री विद मल्टीपल ब्रांचिंग, rebranching from कॉमन ट्रंक। कॉमन ट्रंक से वो रीब्रांचिंग सिस्टम है। अच्छा, अब न्यू ट्विग्स, जो नई ब्रांचेस होती हैं, इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। कैसे? अब मैं बेटा आपको समझाता हूँ। ये एक ट्री है, ये इसके रूट्स है। वो कहते हैं इससे ब्रांचें निकलती हैं, ये ब्रांचेस आगे फिर ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती हैं, ये ब्रांचेस आगे नई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। अल्टीमेटली ये सिस्टम आगे बढ़ता है। अच्छा, अब ये जो ब्रांचें हैं, ये वाली, अब ये ट्रंक है इसका। वो कहते हैं ये वाली है, ये वाली, ये न्यू स्पीशीज। They are the new species have been originated from common trunk। कह रहा है कि अगर हम सारों का पीछे आए तो एक इंसेस्टर, इसका पीछे आए एक इंसेस्टर, इसके पीछे आए एक इंसेस्टर। मतलब फॉर एग्जांपल ये ए स्पीशी है, ये बी स्पीशी है, ये सी है। अगर आप सी को ट्रेस बैक करें तो कॉमन ट्रंक, कॉमन कॉमन इंसेस्टर। बी को ट्रेस बैक करें, कॉमन ट्रंक, कॉमन इंसेस्टर। ए को ट्रेस बैक करें, कॉमन ट्रंक, कॉमन इंसेस्टर। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो मॉडिफिकेशन होती हैं वो नए आने वाली स्पीशीज में होती हैं, लेकिन इन सब का इंसेस्टर एक है जब हम इसको ट्रेस बैक करते हैं टू अ कॉमन ट्रंक, जस्ट लाइक अ ट्री। पहला पॉइंट उसका कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस। अच्छा, इसको मैं रेज करने लगा हूं, जरा प्लीज इसको नोट कर लें। नंबर 2 पॉइंट है, ये इस थ्योरी का सेकंड मेजर पॉइंट है, जिसमें जरा देखिएगा, दिस देयर मस्ट बी ओवर पॉपुलेशन, struggle for existence, survival,
survival for चार सब पॉइंट हैं इस सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन के, जरा देखिएगा। प्रोडक्शन, of more individual, production of more individuals, that the environment can support। मतलब इतने ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होने चाहिए जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सके। नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन की बात होने लगी है। एक्सक्यूज मी सर, देखिएगा कैमरा राइट साइड पर कर दीजिए। अच्छा जी, नंबर 2, स्ट्रगल for existence in those with few individuals, जिसके पास बहुत कम इंडिविजुअल्स होते हैं, दिस स्ट्रगल्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, जिसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आते हैं, जिसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी आते हैं। दोनों कंपटीशन इसमें आते हैं और इस कंपटीशन में आके ये बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है। अच्छा, अब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें क्या बेटा, जरा देखिएगा। सर वीडियो पॉज हो गई है। Individuals are selected on the basis of their hereditary material। जरा देखना बेटा, इसको मैं पेरेंथेसिस में लिख रहा हूं। more fit genetic material, selected, not fit genetic material
rejected and dead। लो मेरा पुत्र, नेचर क्या करती है? नेचर सिर्फ एक टूल है उसके पास, एनवायरनमेंट को चेंज करती है। अगर तो इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मटेरियल उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्टेड हो गया, इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड। लेकिन अगर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज नॉट फिट फॉर दैट एडेप्टेशंस, द इंडिविजुअल्स विल बी रिजेक्टेड, डेड। जैसा कि आपने कई एग्जांपल्स देखी हैं, व्हाइट राइनो हैज बीन वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ, उनका जेनेटिक मटेरियल न्यू एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं था। डायनासोर्स वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ, उनका जेनेटिक मटेरियल के मुताबिक नहीं था, खत्म हो गए। मतलब जो ऑर्गेनिज्म उनका जेनेटिक मटेरियल न्यू एनवायरनमेंट के मुताबिक फिट नहीं होगा, वो इस दुनिया से खत्म होता जाएगा। द फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शन, यानी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का मतलब ये है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि नेचर आके ये नहीं करती कि ये ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, नहीं। उसने जेनेटिक मटेरियल को फिट बनाना है। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, जेनेटिक मटेरियल फिट हुआ, द ऑर्गेनिज्म इज नेचुरली सिलेक्टेड एंड अडेप्टेड। सिर्फ एक ही बात, जरा देखिएगा आगे जरा। सर ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है? ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, जरा देखिएगा ना। आपने अक्सर देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर कि एक जो शेरों का एक झुंड है, वो जो जाता है शिकार करने के लिए, तो एक जानवर मारते हैं वो। अच्छा, अब वहां पे सारे खा रहे होते हैं, वहां पे सारे खा रहे होते हैं। अच्छा, अब वहां पे सारे खा रहे होते हैं, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन वहां पे हर एक की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा खा ले। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इट इज इंटरस्पेसिफिक। सो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कि एक ही स्पीशी के दरमियान है, एक ही स्पीशी के दरमियान वो कंपटीशन है। अच्छा, लेकिन जरा देखें ना, फॉर एग्जांपल वहां पे आपको पता टाइगर्स भी हैं, वहां पे चीता भी हैं, वहां पे लेपर्ड्स भी हैं, वहां पे लायंस भी हैं। अच्छा, अब एक शिकार उन्होंने किया, वहां पे 100 एनिमल हैं। अच्छा, लायन जाके एक शिकार करते हैं, टाइगर जाके एक शिकार करते हैं, चीता जाके एक शिकार करते हैं। अच्छा, मतलब हर एनिमल शिकार कर रहा है और उन्हें 100 में से उन्होंने खाना है। अब वो जो 100 एनिमल्स हैं और ये 4 जो उनके प्रीडेटर्स हैं, उनके दरमियान जो कंपटीशन होगा दैट विल बी इंटरस्पेसिफिक, स्पीशी के दरमियान होगा। बात समझ आ गई? ये दोनों जो होते हैं ये एग्जिस्टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा नेचुरल ज्योग्राफी के ऊपर, जब एक लाइन जो है उसकी अपनी टेरिटरी है, कोई दूसरा लाइन उस टेरिटरी में आ जाए तो वो जनाब दोनों में लड़ाई हो जाती है। ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस फॉर द स्पेस, अपनी स्पेस के लिए है। अच्छा, अब हम देखते हैं एवोल्यूशन क्या होती है। सर सेम स्पीशीज के दरमियान होगी तो इंटर, और अगर डिफरेंट के दरमियान होगी तो इंट्रा। नहीं बेटा, जैसे नहीं होती इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब 2 शहरों के दरमियान, यानी अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, और अगर लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्ट है तो वो इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट है। जो मेट्रो ट्रेन है वो इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट जी सर, ठीक है। है जी। दिस इज ability of an organism to survive and reproduce that lead to gradual change in a population। एवोल्यूशन का बेटा मतलब ही यही होता है कि gradual change in population with the course of time, that is known as evolution। अब देखना जरा, पहले ज्यादा पॉपुलेशन, फिर अगर चंद रह गए तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब इन ओवर पॉपुलेटेड ऑर्गेनिज्म में वो सर्वाइव करेंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा फिट होगा, और जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो आगे आने वाली नस्ल में वो चेंजेस लेकर आएंगे
एंड दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन, और उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये बेटे कुछ पॉइंट थे जो उसके डार्विनिज्म के थे। हम आगे चलते हैं। सर इन पॉइंट्स जी एक दफा रिपीट कर दें, एक दफा रिपीट कर दें फर्स्ट 2 पॉइंट्स को। अच्छा, natural selection and adaptation is a second major point of the Darwin theory, जिसको हमने सब पॉइंट्स में लिखा। और उस सब पॉइंट्स के मुताबिक बेटा जब हम बात करते हैं तो ओवर पॉपुलेशन की, तो ओवर पॉपुलेशन हमेशा तौर पे जब भी इंडिविजुअल्स आएंगे तो वो ओवर पॉपुलेटेड आएंगे। बेटा फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो अब यकीन करें, नेशनल जियोग्राफिक पे एक दफा मैं देख रहा था कि एक व्हेल फिश जो है या जो एक शार्क फिश है, वो अपने एक ब्रीडिंग सीजन में मिलियन ऑफ एग्स ले करती है, मिलियन ऑफ एग्स ले करती है, मिलियन ऑफ एग्स। और उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि हैचिंग की तरफ जाते हैं, और वो आप सब लेकर थाउजेंड्स ऑफ एग्स हैचेस, मतलब मिलियंस में से थाउजेंड्स हैच करते हैं। और उनमें से जो सबसे जो ग्रोथ यानी कंप्लीट अडल्ट फॉर्म में आती हैं वो इन हंड्रेड्स आती हैं, मतलब मिलियंस, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो, और अब देखो ना एक इंडिविजुअली दो हैं तो ना उनके दरमियान कंपटीशन होगा, ना उनके दरमियान कोई अडेप्टेशन होगी, तो वो क्या करेंगे फिटनेस के लिए? तो ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन में ज्यादा होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल रह गए हैं उनको आपस में कंपटीशन के जरिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करनी पड़ेगी। वो कंपटीशन स्पेस के लिए है, वो कंपटीशन फूड के लिए है, वो कंपटीशन किसी और चीज के लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए है, बराबर उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इसमें बेटा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेरिडिटरी मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा फिट है तो वो इंडिविजुअल सिलेक्टेड है, अगर जेनेटिक मटेरियल फिट नहीं है तो वो इंडिविजुअल सिलेक्टेड नहीं है। एवोल्यूशन की बात करें तो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस दैट टू लीड ग्रेजुअल चेंज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ बेटा चेंजेस आती जाती हैं, हम इसको एवोल्यूशन कहते हैं। सर जी ओवरऑल समरी क्या है जो डार्विन कहता था, तो एक दो वर्ड्स में उसकी समरी बता दें डार्विन। लो बेटा, ओवरऑल वर्ड्स में एवोल्यूशन इज अ समरी। मैं बार बार कहता हूं एवोल्यूशन, डार्विन बेसिकली एवोल्यूशन का कायल था। डार्विन सिर्फ एक बात कह गया, डार्विन कहता है कि जितनी भी आज जो मौजूदा स्पीशीज हैं दे हैव सेम कॉमन एंसेस्टर्स। एक उनका एंसेस्टर था, उस एंसेस्टर से वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन हुई, और जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई वैसे वैसे न्यू स्पीशीज बनती। डार्विन इस चीज का कायल। डार्विन बिलीव ऑन एवोल्यूशन। अब एक सेंटेंस में कह सकते हैं डार्विन बिलीव इन एवोल्यूशन, और डार्विन को बकायदा एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। डार्विन बिलीव इन एवोल्यूशन, वो कहता है कि हर वक्त एवोल्यूशन, अभी भी एवोल्यूशन जारी है। चले जी हम लेते हैं डार्विन इज एवोल्यूशनिस्ट, लामार्क इज एवोल्यूशनिस्ट। सर ये चैप्टर हमारे सिलेबस में भी डाला गया जबकि हम ये मानते ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ होता है हमारे दिन में। नहीं बेटा, नहीं ना, मैं अक्सर कहता हूँ बेटा। अच्छा चलें हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, इसको अभी इस्लाम के साथ रिलेट नहीं करते, लेकिन फिर हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। इन हर्बीवोर्स अपेंडिक्स इज प्रेजेंट। अपेंडिक्स मौजूद है, मैन अपेंडिक्स मौजूद है ना, हमारे अंदर भी अपेंडिक्स मौजूद है। अच्छा, हर्बीवोर्स के अंदर ये फंक्शनल है, हमारी बॉडी के अंदर ये नॉन फंक्शनल है। अगर हम उसको देखें तो हम कह सकते हैं कि देयर इज एवोल्यूशन। अगर हम डार्विन को देखें तो हम कहते हैं कि भी अपेंडिक्स का मौजूद होना एनिमल्स के अंदर भी और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये बकायदा एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। अच्छा अब देखो जरा, हमारे अंदर वो नॉन फंक्शनल है, दो सूरतें हैं, दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये नॉन फंक्शनल होते होते खत्म हो जाएगी,
एक, या ये आस्ता 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 फंक्शनल हो जाएगी। दो, अगर ये फंक्शनल हो तब भी एवोल्यूशन है, अगर ये नॉन फंक्शनल हो तब भी एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन इज स्टिल कंटिन्यू बेटा। चलिए जी, हम करते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। सबसे पहले बायो जियोग्राफी, जरा देखिएगा बेटा, व्हाट इज बायो जियोग्राफी? इट इज a regional distribution of animals। ये एनिमल्स की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एनिमल्स की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वर्ल्ड। मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ओवर वर्ल्ड, दुनिया में ऑर्गेनिजम्स की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसको बायोजियोग्राफी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पोलर बियर ओनली फाउंड इन पोल्स ऑफ वर्ल्ड, नॉर्थ एंड साउथ पोल में ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, कैंगरू फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली। फॉर एग्जांपल, कीवी is only found in New Zealand। अच्छा, इसी तरह इंडस डॉल्फिन, जिसको आप ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड इन पाकिस्तान। इसी तरह जरा देखिएगा, एक और है, और वो है armadillos found in America only। लो मेरा पुत्र, इसको हम कहते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपको एविडेंस क्या प्रोवाइड करता है भाई? सवाल तो ये है ना कि हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन करते हैं, तो व्हाट दे प्रोवाइड यू एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो बेटा सबसे मेजर पॉइंट जरा देखिएगा, ये is a descendant of armored animal। तो देखो, वो क्या है, ये जो आर्मेडिलोस अमेरिका के अंदर पाया गया, किसको मिला? ये आर्मेडिलोस एक आर्मर्ड एनिमल है, ये एक मैमल है, और मैमल इस तरह का जैसे वो कछुए के ऊपर नहीं होता खोल उसका, उस तरह का ये आर्मर्ड एनिमल है। आर्मर्ड इसलिए कहते हैं कि वो जैसे वो तलवारबाजी के लिए वो हाथ में नहीं रखते थे कमान, जिससे वो तलवार को रोकते थे, ऐसे अपने बाजू के ऊपर चढ़ा कर रखते थे, और वो गोल सी ऐसे होती थी, और वो जंगजू अपने पास इसको रखते थे ताकि तलवार के वार से रुका जाए ऐसे अपने। ये बिल्कुल ऐसे ही ये एनिमल के ऊपर ऐसे मौजूद होती है, ऐसे एनिमल होते हैं ये चार्ल्स की टांग। अच्छा, अब ये जो हॉल है इसको कहते हैं आर्मर्ड एनिमल। ये आर्मेडिलोस वो कहते हैं they are the descendant of contemporary armored animals। ये जो आर्मर्ड एनिमल्स हैं they were present in America। क्या मतलब? वो कहते हैं बेटा ये जो आर्मेडिलोस है सिर्फ अमेरिका में है, और ये अगर बना है एवोल्यूशन के जरिए तो बना आर्मर्ड एनिमल से ही है। इसका मतलब यह है, कहने का मतलब यह है,
ब्लाइंड डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है, बाहर से नहीं आई। इसी तरह आर्मेडिलोज बाहर से नहीं आए, वो आर्मर्ड एनिमल्स जो पहले फॉसिल रिकॉर्ड में उसको मिले उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। इसका मतलब है कि अगर वो अमेरिका के अंदर उन्हीं के डिसेंडेंट हैं तो ये तो एवोल्यूशन के जरिए बने। अगर आपको इंडस डॉल्फिन के जरिए कोई भी एवोल्यूशन मिलेगी तो वो बेटा सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। अगर आपको कीवी के अंदर अडेप्टेशन मिलेगी तो वो न्यूजीलैंड के अंदर मिलेगी, कैंगरू में मिलेगी तो अच्छा। अब मुझे ये बताएं ना, आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने कैंगरू लाइक फॉसिल रिकॉर्ड मिला, आपने कहा जी 10 मिलियन ईयर्स अगो दिस टाइप ऑफ एनिमल वाज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, तो कैंगरू उसके डिसेंडेंट हैं, यानी वो कैंगरू के एंसेस्टर हैं जो आपको फॉसिल मिले, तो आप कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, बाहर से कहीं नहीं आया। इसी तरह पोलर बियर के अंदर जो एवोल्यूशन होगी वो सिर्फ पोल्स ऑफ द वर्ल्ड में होगी, वो बेटा बाहर से कहीं नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो बायोजियोग्राफी है ये आपको एविडेंट प्रोवाइड करती है। द एनिमल्स present in any specific region have been arised from specific fossil record। वो वही के फॉसिल रिकॉर्ड से बना होगा, बाहर से कहीं नहीं आया होगा। बाहर से मुराद तो दूसरे जो रीजन ऑफ द वर्ल्ड है वहां से नहीं आया होगा। कैंगरू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर एवोल्यूशन हुई है तो वो उसी रीजन में हुई है। कीवी फाउंड इन न्यूजीलैंड, अगर एवोल्यूशन हुई होगी तो उसी रीजन में हुई होगी। ब्लाइंड डॉल्फिन अगर एवोल्यूशन हुई है तो पाकिस्तान में हुई है, कि बाहर से कोई चीज नहीं आती। बात समझ आ गई? इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और इसमें, प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। जैसे जैसे बेटा डीप इनटू रॉक, डीप इनटू सेडिमेंटरी रॉक, organisms fossils are present that provide evidence of evolution। जैसे जैसे बेटा आप सेडिमेंटरी रॉक्स के नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपको एक रिकॉर्ड मिलता है, आप उस रिकॉर्ड को जमा करते जाते हैं। आप कहते हैं कि इस स्पीशी में एवोल्यूशन होके, ये फॉर एग्जांपल आपको ए स्पीशी मिली है, वो एवोल्यूशन होके बी बन गया, बी एवोल्यूशन होके सी बन गया, सी होके डी बन गया। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये जो स्पीशीज है ये चेंज होने के अमल को हम कहते हैं कि ये एवोल्यूशन हो गई। और एवोल्यूशन का रिकॉर्ड अगर आपको मिलता है तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ आपको पैलेंटोलॉजी से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आपको फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं कि एवोल्यूशन हुई है या नहीं। मैं इसको रेस करने लगा हूं, स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में जब हम बेटा बात करते हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स जो होते हैं वो हमें बकायदा प्रोवाइड करते हैं कि एविडेंस कि एवोल्यूशन हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल होमोलोगस ऑर्गन, स्ट्रक्चर सेम, function different। The organs, they have structure same and function different. They are known as homologous organ। For example,
4 leg of horse, arm of man, हम बात करें flipper of whale, flipper of whale, wings of bat. मैंने 4 चीजें लिखी हैं, ये arm of man, flipper of whale, wings of bat. इन चारों के अंदर बोन अरेंजमेंट सेम, but 4 leg of horse for running, arm of man for grabbing, चीजें पकड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, flipper of whale for swimming, wings of arm for flying. अंदाजा कर लें बेटा, बोन अरेंजमेंट सबकी सेम है। कैसे? बोन अरेंजमेंट है 1 2 8 5 14, 1 2 8, ये palm 5, सॉरी ये 8, ये palm 5, ये हमारी जो उंगलियां हैं 14। बोन अरेंजमेंट सबकी ऐसे है। हाँ, अलबत्ता फ्यूजन ऑफ बोन्स हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ बोन्स सेम है। जब इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, इनका फंक्शन डिफरेंट होता है, हम such organs are called, these are called anatomical features या homologous organs। ठीक हो गया। और इसी तरह बेटा जब हम बात करते हैं, अच्छा ये मैं आपको बताऊं, इट्स एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सॉरी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। जरा देखिएगा, ये ए है, ये ऑर्गेनिज्म था, इसके अंदर एवोल्यूशन हुई, ये बी बन गया, एवोल्यूशन हुई, ये सी बन गया, एवोल्यूशन हुई, ये डी बन गया, एवोल्यूशन हुई, ये ई बन गया। क्योंकि ये एक से ऐसे निकले हैं, एक से ऐसे निकले हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक हो गया। एक होते हैं बेटा एनालोगस ऑर्गन्स। जरा देखिएगा, सेम स्ट्रक्चर, नहीं सॉरी सेम फंक्शन बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। जैसे wing of fly plus wings of bird। wings of fly का मतलब है, यार देखिए ना, ये भी उड़ने का काम करते हैं, फ्लाइंग का काम करते हैं, ये भी फ्लाइंग का काम करते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। एक बड़ा ब्रीक सा होता है और एक के अंदर फीदर्स भरमार होती है, बर्ड्स के जो होते हैं। दोनों का काम एक है, लेकिन बेटा उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। हम इनको कहते हैं इट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, वी कॉल इट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा, ये एक ऑर्गेनिज्म है बी, एक ऑर्गेनिज्म है सी, एक ऑर्गेनिज्म है डी, तीनों आपस में यूं मिले और ये बन गया ए एस। ये तो ऐसे है ना, जिसको आपने डाइवर्जेंट कहा था। अब ये कन्वर्जेंट हो गए, ये ऐसे है, ये सारों ने मिलके एक स्पीशीज बना दी। हम इसको कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन, अभी तक भी जारी है। इसी में बेटा इसको जरा स्क्रीनशॉट दे दें ताकि मैं आपको एक और बता दूं। सर जो अपेंडिक्स है उसको होमोलोगस कह सकते हैं, ऑर्गन्स की एग्जांपल जिसमें आप होमोलोगस की एग्जांपल आप कह सकते हैं, बिल्कुल मौजूद है, अभी स्ट्रक्चर भी सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो गया, आप उसको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं।
और सर जो डायनासोर्स हैं वो अब खत्म हो गए हैं, तो ये एवोल्यूशन है। तो इनसे कौन से एनिमल्स राइज हुए हैं? हाँ, ये ना बेटा, जो आप रेप्टाइल ग्रुप पढ़ते हैं ना, रेप्टाइल ग्रुप, जिसमें आपने क्रोकोडाइल पढ़ा, जिसमें आपने हाउस लिजर्ड पढ़ी, जिसमें आपने स्नेक पढ़ा, ये जो रेप्टाइल ग्रुप है कहते हैं कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायनासोर्स। कभी आप क्रोकोडाइल को देखें और डायनासोर की तस्वीर को आमने सामने रख के देखें, आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। कहते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिविंग डायनासोर्स। एवोल्यूशन होती रही उस टाइम पे भी, लेकिन वो अच्छा, इसको जरा नोट कर लें, फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बता के ना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोबारा बता दें। मैं आपको बता देता हूँ। डाइवर्जेंट का मतलब होता है निकलना। अब ए है, इससे स्पीशी ए बी भी निकली, इस ए से सी भी निकली, इस ए से डी भी निकली, इस ए से ई भी निकली। इसी तरह जब हम इसको कहते हैं ना कि डाइवर्ज होना, डाइवर्ज का मतलब है बिखर जाना। सर वीडियो पॉज हो गई है। जरा देखिएगा, जैसे बी है, स्पीशी सी है, स्पीशी डी है, ये सारे मिलके ए बना दें, यानी एक स्पीशी बन जाए। ये चूंकि कन्वर्जेंट हो रही है, कन्वर्ज हो जानी है, हम इसको कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन बेटा होती रहती है। ये जो आपकी एनालोगस ऑर्गन है, ये हमेशा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सर एनालोगस ऑर्गन कैसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कर रहे हैं? चूंकि इनका फंक्शन सेम होता जा रहा है, जैसे जैसे इनका फंक्शन सेम होता जाएगा वैसे वैसे बेटा ये कन्वर्ज होते जाएंगे, वैसे वैसे ये कन्वर्ज होते जाएंगे, जैसे जैसे इनका फंक्शन सेम होते जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको बताऊं बेटा, अच्छा जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं वो भी फ्लैट करते हैं अपने फ्लाइंग प्रोसेस के दौरान। और जो और वो भी कहता जो होती है वो फ्लैप करती है, इसका मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है, और एक टाइम आएगा कि दोनों के विंग्स सेम हो जाएंगे। ये इसका मतलब है। आप इसको 1 साल के बाद, 10 साल के बाद रखें, आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज दे विल बी सेम। इसी को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी। चले मेरा पुत्र, ये सारी चीजें आपके लिए खोल के सामने रख देंगे। मोलिकुलर बायोलॉजी क्या मतलब बेटा? स्टडी ऑफ organisms up to their molecular level। यही आप पढ़ते हैं ना, ब्रांच साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को उसके मोलिकुलर लेवल तक स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसकी प्रोटीन को प्लस डीएनए को स्टडी करते हैं, यही है। अच्छा चलो ठीक हो गया, अब मुझे आपने बताना है बेटा, साइटोक्रोम पीछे हमने पढ़ा, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये क्या है? रेस्पिरेटरी चेन प्रोटीन है, ऐसे ही ना जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। These proteins are found in humans। ये हमारे अंदर भी मौजूद हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर यही प्रोटीन है।
ऑल अदर एनिमल्स, और ये दूसरे भी सारे एनिमल्स के अंदर ये प्रोटीन मौजूद है, ये वाली प्रोटीन। अब मुझे मतलब बताए ना, क्या ये एवोल्यूशन नहीं है? क्या मतलब शो करता है? ये प्रोटीन जो A3 और C प्रोटीन है, जो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है, अगर ये ह्यूमन और बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उन सब के अंदर ये मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन अस? क्या हमारी सिमिलरिटी है? चलें हम एक और एग्जांपल देते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रोटीन मौजूद है, फाउंड इन ह्यूमन प्लस, हम अगर नाम लिखूं, चलो हम नाम लिख लेते हैं मंकी, हम नाम लिख लेते हैं फ्रॉग, हम नाम लिख लेते हैं चिकन, हम नाम लिख लेते हैं फिश। चलो सबके अंदर हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है। क्या शो करती है? कि वी हैव सम सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन अस। अच्छा चलो एक और कर लेते हैं, जरा देखिएगा एग्जांपल मैं आपको दूंगा इस चीज की। सबसे पहला जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन है ना, प्रोटीन का चैप्टर नंबर 21 हमने पढ़ा हुआ है मिथ्योनिन। अच्छा उसके लिए AUG ये कोड है, जेनेटिक कोड जिसको आप कहते हैं, जेनेटिक कोड। इट इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है भाई। AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन अमाइनो एसिड, बेटा सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, सेम फॉर मिथ्योनिन इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो चाहे गोट है, चाहे मंकी है, चाहे डंकी है, चाहे फिश है, चाहे फ्रॉग है, चाहे वो बैक्टीरिया है, मिथ्योनिन इज द सेम, मिथ्योनिन इज द सेम। क्या शो करता है? वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स। ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आपका डीएनए रिजेंबल करे, जिसमें आपके प्रोटीन रिजेंबल करें, ये देखने रिजेंबल कर रहे हैं, हम कहते हैं कि they have some sort of common ancestors. We have, according to these evidences, ये अलग बात है कि हम उस पर बिलीव नहीं करते, इट्स अनदर थिंग। ठीक हो गया? तो ये एविडेंसेस सर टाइम हो गया सर, लेक्चर का देख लीजिएगा जरा। नहीं, कल इंशाल्लाह।